हेलो स्टूडेंट्स, सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने कहा कि बिहार बोर्ड 10th के लिए कवि परिचय से लेकर भी प्रश्न लेकर आइए, तो मैं लेकर आ गई हूं। और आप चिंता मत करो बेटा, किसी भी तरह की निबंध लेखन भी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स की भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बस मेरे साथ आप बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर, ताकि आप पढ़कर समझकर अपने परीक्षा को बहुत अच्छे से दे पाओ और अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। मानसिक रूप से स्वतंत्र रहना है, टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं शुरू और हम करते हैं आज का पहला प्रश्न, इस वीडियो का पहला प्रश्न, ताकि 30 मिनट में हमारे रिवीजन अच्छे से हो पाए। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, यस, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ये चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे कि उनसे, आपको ये पता है ना कि उनसे किसने पूछा था। यदि ये प्रश्न आ जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के समक्ष ये प्रश्न किसने रखा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनकी ही छोटी बच्ची ने ये प्रश्न पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब कहीं उनके मस्तिष्क में भी ये उपज आई कि हाँ, सही में नाखून बढ़ते क्यों हैं, जबकि हम बार बार काट लेते हैं फिर भी नाखून बढ़ जाते हैं। तो अब प्रश्न देखते हैं जीवन परिचय से लेकर, जो कि आपने कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में आरत दबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से ही शुरू हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे अशोक का फूल है, सुर साहित्य है, कबीर, पृथ्वीराज रासो आदि इनकी रचना है। आगे चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर रहे। इनकी मृत्यु सन 1979 में हुई। जन्म कब हुआ? 1907। मृत्यु कब हुई? 1979। ठीक है, 79 को क्या कहते हैं बेटा? 1979, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा? 80। ठीक है, तो 1907 से 1979 इनका जीवन काल रहा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बताइए। हमने पहले भी इस पाठ का जिक्र किया है, हमने पढ़ा है। तो बढ़ते हैं जो नाखून, उससे प्रकृति हमें क्या याद दिलाती है, मनुष्य को क्या याद दिलाती है? कि वही लाखों वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, जैसे आदि मानव। वो हमें ये बताती है कि तुम अपने आप को सज धज के या नई नई वेशभूषा धारण करके कुछ अलग मत समझो, अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि तुम वही हो जो दांतों नखों से अपने औजार के रूप में दांत और नाखून इस्तेमाल किया करते थे, और यही तुम्हारे हथियार और औजार हुआ करते थे। वह याद दिलाती है कि तुम पशु के साथ ही एक सतह पर विचरण करने वाले थे, अर्थात प्रकृति मनुष्य को आदि मानव होना बताती है कि तुम आदि मानव थे। दांतों से, नाखूनों से अपने कार्य किया करते थे, खुद की सुरक्षा किया करते थे, अपना, जैसे सेल्फ डिफेंस जिसको कहते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए दांतों और नाखूनों का प्रयोग करते थे। वहीं पर भोजन या जो भी आपको चाहिए उसको हासिल करने के लिए भी दांतों और नाखूनों का प्रयोग करते थे। तो तुम वही हो आदि मानव, समझे? तो वो यही बताना चाहती है कि तुम पशुओं के साथ विचरण करने वाले ही हो, तुम आदि मानव थे, ये भूल ना जाना। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है? लेखक ने कहा है कि नाखून अस्त्र हैं, ठीक है, अस्त्र का काम करते हैं। तो ये लेखक ने क्यों कहा? क्या आप इस बात से सहमत हैं बेटा? हाँ, क्योंकि आदि मानव का जब हम देखते हैं, तब आदि मानव, बिल्कुल इतिहास में चले जाइए, जब वह स्वयं को ना देखकर बस प्रकृति में जहां कहीं कहीं भी वन वन जंगल जंगल भटकता रहता था, पशुओं को मारता था, खाता था, कच्चा मांस खाता था, इस तरह से। तो लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः तर्क संगत है, क्योंकि उस समय मनुष्य ने इतना विकास नहीं किया था कि वह धातु से अस्त्र बनाता। उसके नाखून ही उसके अस्त्र थे। उस समय वह नाखूनों को अपनी रक्षा और शिकार करने के लिए प्रयोग करता था, अतः नाखून अस्त्र शस्त्र का काम करते थे। इसलिए लेखक ने जो कहा है कि नाखून अस्त्र थे, तो उसने सही कहा है, क्योंकि उस समय ना तो कोई औजार थे, ना कोई हथियार थे जिससे कि वो पशुओं को या जानवरों को मारकर अपना पेट भरता। इन सब, यही उसके अस्त्र शस्त्र थे, इन्हीं के माध्यम से वह अपना पेट भरता था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को क्यों काटता है? बताइए। नाखून बढ़ते हैं, फिर काट देते हैं, हम काट देते हैं, वो फिर बढ़ जाते हैं, तो क्यों? ये प्रश्न ही एक उत्तर है। कैसा? कि बढ़ते हुए नाखूनों को बार बार काट कर मनुष्य अपने आप को मनुष्य होने का सबूत देता है कि मैं मनुष्य हूं, पशु नहीं हूं, कि कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जैसे कहीं बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, नाखून बढ़ गए और मैं जिए जा रहा हूं,
तो वो मनुष्य सभ्य मनुष्य की पहचान नहीं है। इसलिए बढ़ते हुए नाखूनों को मनुष्य काटता है। नाखून पशुता की निशानी है। यदि बढ़ते हुए नाखून है, क्या पशुओं की भांति, ठीक है, तो ये पशुता की निशानी है। पाश्विक वृत्तियों को त्याग कर सभ्य दिखने के लिए मनुष्य बार बार नाखून काटता है और ये उसकी सभ्यता की निशानी है। अगला प्रश्न है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। अब प्रश्न वही है, थोड़ा और उसको अच्छे से पूछा गया है और इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्राणी वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव शरीर में कुछ वृत्तियां होती हैं जैसे जो अनायासी होती है। नाखूनों का बढ़ना और उन्हें काटना भी मनुष्य की सहजात वृत्ति ही है। बढ़ रहे हैं, काटना है, ठीक है। जैसे बाल, अब बालों के अलग अलग की ऐसी स्टाइल वैसी स्टाइल, लेकिन काटता तो है ना मनुष्य। पहले भी काटता था, आज भी काटता है। ऐसा नहीं कि कुछ कहीं से भी कुछ भी हो रहा है और हम अपने आप को सभ्य दिखने के लिए या सुंदर दिखने के लिए, तो हम मनुष्य अपने आप को सभ्य और सुंदर दिखाने के लिए इन सभी वृत्तियों को अपनाते हैं। ये सहजात वृत्तियां हैं, सहज है। नाखूनों का बढ़ना और उन्हें काटना भी मनुष्य की सहजात वृत्ति ही है। नाखूनों का बढ़ना पशुता की निशानी और उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। बढ़ रहे हैं तो ये पशुता की निशानी क्यों कहा? क्योंकि पहले पशुओं की भांति ही मनुष्य अपना जीवन यापन करता था। पशुओं के साथ ही वन वन भटकता था, विचरण करता था, उन्हीं से शिकार भी करता था, उन्हीं से अपनी रक्षा भी करता था। इसलिए ये बताया है कि नाखूनों का बढ़ना पशुता की निशानी है और उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी। क्योंकि पहले आदि मानव अपने नाखूनों को काटता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और मनुष्य ने अपने आप को एकदम वेल मेंटेन कर लिया, ठीक है। लेखक का अभिप्राय है कि मनुष्य नाखूनों को काटकर पशुत्व को त्याग कर मनुष्यता को ग्रहण करता है। मतलब मनुष्य अपने नाखूनों को क्यों काटता है? क्योंकि वह अपने अंदर की पाश्विक वृत्तियों को काट फेंकना चाहता है, मतलब वो दूर करना चाहता है और स्वयं मनुष्यता या फिर मनुष्य है इसलिए अपने मनुष्यत्व को दिखाना चाहता है। पशुत्व को त्याग कर मनुष्यता को ग्रहण करता है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। यदि पशु ही बना रहता, यदि सभ्यता का विकास ना होता, विज्ञान का विकास ना होता, मनुष्य ने नई नई खोजें या आविष्कार नहीं किए होते, तो मनुष्य कैसे आगे बढ़ता? वो तो वहीं पड़ा रहता, ठीक है। तो पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता था, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए, क्योंकि अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधी है। अर्थात उसने नाखूनों को काटना प्रारंभ किया, नई नई खोजें आरंभ हुई और फिर आपको पता ही है कि सबसे पहले सुई और धागे का आविष्कार हुआ, फिर आग का आविष्कार, सुई धागे का आविष्कार। तो ये सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत आती हैं, जो कि इस पाठ में भी पूरी तरह से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? तो स्पष्ट कीजिए। हमसे इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पूछा है कि मनुष्य जो है किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अब यहां पर हमें दो प्रकार से सोचने पर विवश कर दिया है। कैसा? क्या अपने आप को सुंदर दिखाकर, नाखूनों को काटकर, अच्छी वेशभूषा धारण करके सिर्फ और सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि जो सुंदर दिख रहा है, जिसने अच्छी वेशभूषा धारण की है, बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक है, फिट फाट दिख रहा है, तो क्या वो ही सिर्फ मनुष्यता की निशानी है? अब हम फिर ये क्यों कहते हैं कि एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपाकर घूम रहे हैं लोग, या फिर कैसे हम जाने कि कौन व्यक्ति अच्छा है या कौन व्यक्ति बुरा है? ठीक है, ये भी एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या सिर्फ नाखूनों को काटना ही पशुता की निशानी नहीं है, या फिर नाखूनों को काटना ही मनुष्यता की निशानी है? ठीक है, तो आज के समय में मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये आपको भी पता है कि आज का जो समय है उसमें मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। मनुष्य अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में लगा है और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण वो खुद की या समाज के हित के लिए ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी जो सोच है, उसके जो विचार हैं, वो दूसरों का अहित करने के पीछे भी ज्यादा लगे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हिंसक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। अस्त्र मानवता के विरोधी होते हैं, ठीक है। क्या जरूरत है हथियारों की? खुद की रक्षा करना है, अपने आप को अच्छे से रखो।
ठीक है। इस पर लेखक ने विचार किया तो उसने पूछा कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। फिर अंत में लेखक ने यह भी माना कि अस्त्र शस्त्र बढ़ाना हमारी पशुता की निशानी है। अर्थात यदि जैसे उनका निर्माण किस विचार के साथ किया जा रहा है, उससे यह पता चलता है कि यदि मान लीजिए अस्त्रों का निर्माण यदि हम अपनी सुरक्षा के लिए या अपना भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, पेड़ों मतलब कहीं से भी हम अपना भोजन यापन कर सकें या अपना जीवन यापन कर सकें, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है तो ठीक है। लेकिन यदि हमारे विचार हैं कि हमें यहां खतरा पहुंचाना है, यहां अहित करना है, यहां जैसे परमाणु बम, ठीक है, तो ये सब बातें हैं। जापान हिरोशिमा पर जब वो परमाणु बम गिरा तो उसके पीछे क्या मानसिकता थी? नष्ट करने की प्रवृत्ति, समाज का अहित करने की प्रवृत्ति। तो ये विचारधारा पर निर्भर करती है कि मनुष्य पशुता की ओर जा रहा है या मनुष्यता की ओर। ठीक है बेटा, तो यहां हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है, देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? तो लेखक देश की आजादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस, हमने भी सुना है भाई इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो इंडिपेंडेंस डे या फिर इंडिपेंडेंस तथा स्वाधीनता, यहां पर इन दोनों शब्दों को लेखक ने बहुत अच्छे से बताया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ है अनधीनता। अनधीनता, अनधीनता मतलब खुद को अधीन मानना क्या, अथवा अधीनता का अभाव होता है। मतलब जहां पर हम किसी के, इंडिपेंडेंस मतलब अनधीनता, मतलब जहां अधीनता का अभाव, अधीनता मतलब गुलामी। तो इंडिपेंडेंस मतलब जहां हम अपने आप को अधीन ना माने, जहां हम अपने आप को थोड़ा स्वतंत्र फील करें या महसूस करें, शायद यही है इंडिपेंडेंस का या स्वाधीनता का अर्थ। तो स्वाधीनता मतलब अनधीनता, अनधीनता मतलब जहां अधीनता का अभाव हो, जहां अधीनता ना हो। अधीनता मतलब गुलामी। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अब बात है स्वाधीन, स्वाधीन, स्व अधीन, खुद के अधीन रहना, अपने नियंत्रण में रहना, अपने गुलाम आप हो जाना। स्वाधीन है हम, खुद पर हम नियंत्रण रखते हैं, हम पराधीन नहीं है, ठीक है, अनधीन नहीं है, ठीक है। तो अपने ही अधीन रहना, अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं, परंतु हम भारतीय अभी तक इंडिपेंडेंस को अनधीनता नहीं कह सके हैं। अर्थात क्या हम, क्यों कहा है बेटा, इस बात के पीछे का आप अर्थ समझिए। उन्होंने इसलिए कहा है ये कि इंडिपेंडेंस मतलब इतने वर्षों तक, 75-76 वर्षों के बाद भी क्या हम पूरी तरह से मानसिक रूप से क्या हम स्वतंत्र हो गए? यदि हम स्वतंत्र हो जाते तो हम क्यों पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकते चले जाते? हम कहीं ना कहीं आज भी मानसिक रूप से गुलाम ही हैं। अगला है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने क्यों कहा कि बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक कहते हैं कि हम भारतीय स्व को अपनाए हुए हैं, उसे त्याग नहीं चाहते। इस कारण इंडिपेंडेंस या अनधीनता को स्वाधीनता, स्वराज या स्वतंत्रता आदि नामों से पुकारते हैं। यह हमारी परंपरा रही है। लेखक ने इसी प्रसंग में यह भी कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक कहना चाहते हैं कि सब पुराना अच्छा नहीं होता और सब नया खराब नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां लेखक का अभिप्राय है कि जो भी पुराना था, ऐसा नहीं कि जो भी पुराने रीति रिवाज थे, संस्कृति, मतलब जो भी परंपराएं थी वो सब कुछ अच्छा था। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो वर्तमान में चल रहा है जो सब बुरा है। तो पुराने से अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों का कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अच्छे रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, परंपराएं हैं, उन्हें हमें अपनाना है। साथ ही साथ जो अभी है उसमें से भी हमें अच्छा अच्छा चुन लेना है, ठीक है। तो सब पुराना अच्छा नहीं होता और सब नया खराब नहीं होता। अर्थात पुराना भी बुरा हो सकता है और अभी वर्तमान भी अच्छा हो सकता है। अतः हमें नए एवं पुराने को परखना चाहिए और जो हितकर हो उसे ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। अगला है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता का क्या अर्थ बताया? लेखक कहते हैं कि भारतीयों में स्व की भावना अधिक है, मतलब खुद, मैं, अहम, शायद इसी और इस कारण इंडिपेंडेंस या अनधीनता को स्वाधीनता के रूप में ग्रहण करते हैं। यह हमारी दीर्घकालीन संस्कारों का परिणाम है। यह इतना प्रबल है कि हम इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। हम स्वाधीन हैं, बस इसी को हम पकड़ कर बैठे हुए हैं। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? कौन बूढ़ा? लेखक ने यहां पर महात्मा गांधी जी या बापू जी के बारे में जिक्र किया है कि
जब बड़े बड़े नेता मशीनों, उत्पादन, धन और बाह्य उपकरणों पर जोर दे रहे थे, तब उस बूढ़े ने स्वयं अपने भीतर झांकने पर बल दिया कि खुद की शक्तियों को पहचानो, अपने अंदर या आत्मबल को जानकर अपने आप को समझो। ठीक है, लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता यह है कि उन्होंने जीवन की अथाह गहराई में बैठकर मनुष्यता के वास्तविक गुणों का पता लगाया। यही गुण ही तो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। जब तक हमारे अंदर, जब तक हमारे भीतर जो शक्तियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों रहती हैं। अब हम अच्छाइयों को बढ़ावा देते हैं या बुराइयों पर अमल कर लेते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। बुद्धि सबके पास होती है ना, फिर भी सद्बुद्धि और कुबुद्धि में परिवर्तित हो जाती है ना। कोई उसी बुद्धि से अच्छे काम करते हैं और विश्वविख्यात होकर प्रसिद्ध होते हैं। कोई मनुष्य है, बुद्धि है, लेकिन कुबुद्धि चलकर कुख्यात हो जाते हैं और दुष्कर्म करते हैं। तो इसके पीछे यहां पर गांधी जी का यह संकेत बताया है कि उन्होंने हमारे अंदर की शक्तियों को, अच्छाइयों को पहचानना बताया। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम मनुष्य ने मनुष्यता की भावना को जगाकर सबके हित के बारे में सोचा। अगला है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुराने शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है कि मनुष्य की पूंछ थी। ये कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि बंदर, बंदरिया जो थे वो हमारे पूर्वज थे। हम देखते हैं आदिमानव का जो चित्र हमें नजर आता है कि बंदर बंदर, फिर आदिमानव, फिर ऐसे ऐसे करके मनुष्य खड़ा हो गया। आपने सबने देखा होगा इतिहास में। तो मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो प्राणी शास्त्रियों के अनुमान से लेखक के मन में यह आशा जागती है कि मनुष्य नाखूनों के साथ ही उसकी पशुता भी समाप्त हो जाएगी। मतलब जो उसके अंदर की पाश्विक प्रवृत्ति थी, पशु प्रवृत्ति क्या, जो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचे। पशु मतलब चाहे उसका बच्चा हो, बच्ची हो, उसे खुद का पेट भरना होता है। तो यहां पर और दूसरी हिंसक होता है, कुछ नहीं जानता, उसे यदि खाने को नहीं मिल रही तो वो किसी को भी मार सकता है, चाहे भले ही वो उसका बच्चा हो या बेटा हो या कोई भी हो, ठीक है, उसकी संतान हो। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य नाखूनों के साथ उसकी पशुता भी समाप्त हो जाएगी, इसके साथ ही मनुष्य प्रेम करना, मतलब यदि उसके नाखून बढ़ जाएंगे तो अब जैसे पूंछ समाप्त हो गई तो हम मनुष्य कहलाने लगे। पहले बंदर हमारे पूर्वज कहलाते हैं, अब वो ये भी कह रहे हैं कि एक दिन हमारे नाखून भी झड़ जाएंगे। मतलब हमारे ये जो नाखून दिखाई दे रहे हैं वो होंगे ही नहीं, संभवतः हो सकता है तब हमारे अंदर की जो पाश्विक प्रवृत्ति है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। इसलिए प्राणी शास्त्रियों के अनुमान से लेखक के मन में आशा जागती है कि मनुष्य नाखूनों के साथ ही उसकी पशुता भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही मनुष्य प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति इत्यादि गुणों को पहचानेगा और तब शायद उस दिन वह मरणस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। ऐसा उन्होंने सोचा है, यह अनुमान लगाया है कि पूंछ समाप्त हो ही गई है। हो सकता है, जैसे कि अभी देखते हैं कि मनुष्य कितना हिंसक हो गया है, पाश्विक वृत्ति लेकर जा रहा है समाज में, उसकी वृत्तियां हिंसक हो गई हैं, कई तरह के दुष्कृत्यों में उलझा रहता है। हो सकता है कि भविष्य में ये नाखून भी झड़ जाए, नाखूनों का अस्तित्व भी ना रहे, तब शायद मनुष्य पूरी तरह से प्रेम, करुणा, दया और सहानुभूति को अपने मन में बसाकर अपना जीवन यापन करे। ये उनकी संभावनाएं दिखाई हैं बेटा, ठीक है। तो आप इस तरह से उसका उत्तर लिख देना। सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो सफलता और चरितार्थता में अंतर है। लेखक के शब्दों में अस्त्रों के संचयन और बाह्य उपकरणों से सफलता पाई जा सकती है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम, मैत्री, त्याग और मंगल कामनाओं में। देखो, अब यहां पर हम बता सकते हैं कि आखिर सफलता और चरितार्थता का अर्थ क्या है। सफलता सक्सेस कह सकते हैं, या चरितार्थ मतलब अपने चरित्र आचरण में क्या हम शामिल करते हैं। सफलता हम दिन रात पढ़ाई करते रहे और या फिर हम दिन रात वो काम करते रहे। मान लीजिए हमें कुछ यहाँ पर हमें पानी निकालना है, ठीक है, धरती को खोद कर हमें पानी निकालना है। हम खोदते गए और हमने पानी निकाल लिया, हमें सफलता मिल गई। अब यहाँ पर चरितार्थता मतलब क्या हम चरित्र, ऐसा है क्या जिसने सफलता पाई है उसका चरित्र भी बहुत अच्छा हो या उसका आचरण भी बहुत अच्छा हो,
ये जरूरी तो नहीं है ना। तो सफलता कोई भी पा सकता है, समझ में आया। सफलता पाने के लिए व्यक्ति मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, वो सफल हो जाएगा। लेकिन क्या हर व्यक्ति या हर सफल व्यक्ति चरित्रवान होता है? क्या हर सफल व्यक्ति के मन में प्रेम, करुणा, दया, परोपकार की भावना रहती है? या फिर सफल व्यक्ति आते ही अहंकारी भी बन जाता है? ये भी हमने देखा है। तो यहां पर वही बताया कि सफलता लेखक के शब्दों में अस्त्रों के संचयन, मतलब अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा किया, ये करना है, खुद की रक्षा करना है, खुद को बड़ा दिखाना है, जीतना है, युद्ध करना है, तो उन सभी का संचरण या बाह्य उपकरणों से सफलता पाई जाती है। मतलब जो बाहरी सामग्री है या उपकरण है उनसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता, स्वयं का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो कैसे नापा जा सकता है, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जब प्रेम की भावना हो, मित्रता की भावना हो, त्याग की भावना हो, मंगल की कामना हो, मंगल मतलब सबका हित, जब कहीं जाकर चरितार्थता को चरितार्थ किया जा सकता है या मनुष्य की पहचान की जा सकती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लिख देना। व्याख्या करिए, जैसा कि अभी आपने राजीव आपी ने पूछा था कि व्याख्या संबंधी प्रश्न बताएं, ताकि 5 नंबर के जो उत्तर आते हैं उनमें आप अच्छे से लिख सको। तो संदर्भ तो हम लिख देंगे कि ये पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया है। प्रसंग हम क्या लिखेंगे? जैसे आया है, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। तो प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने नाखून बढ़ने के माध्यम से मानव की पाश्विक पशु प्रवृत्तियों की ओर वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि नाखून प्राचीन समय में मनुष्य के अस्त्र थे, अब इन्हें इन अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये फिर भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति याद दिलाती है कि मनुष्य के अंदर पशुता अभी भी बाकी है। अस्त्र मनुष्यता के विरोधी हैं, मनुष्य ने काट कर मनुष्यता का परिचय देता है। दूसरा है इसी में कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। संदर्भ हम सेम ही लिखते हैं हमेशा कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली से लिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया, इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य में पशुता की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। तो लेखक मानते हैं कि नाखून मनुष्य के अस्त्र रहे थे, ठीक है, इन्हीं से वो खुद की रक्षा भी करता था, मतलब जानवरों को मारकर खुद का पेट भी भरता था। आज इतने समय के बाद भी अस्त्रों के संग्रह करने पर मनुष्य जोर दे रहा है। अब आज भी वो उन्हीं में लगा हुआ है, अस्त्र बना लूं, शस्त्र बना लूं, बॉम्ब बना लूं, ये बना लूं, इस पर कब्जा करूं, उस पर कब्जा करूं। इसलिए लेखक मनुष्य के नाखून बढ़ते हुए देखता है तो उसे आभास होता है कि वह अपने अंदर के पशु को समाप्त नहीं कर पाया है। लेखक चिंता में है कि इतने वर्षों बाद भी, इतना सभ्य होने के बाद भी, या इतना सदियां बीत जाने के बाद भी उसकी जो मानसिक प्रवृत्ति है, पाश्विक प्रवृत्ति है, वो कहीं गायब नहीं हुई है। सुकुमार विनोदों के लिए नाखून का उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया? अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो बिल्कुल अपने आप में खोए रहते हैं, बिल्कुल अपने आप में डूबे रहते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने भलाई या अपने अंदर, मतलब या कहे कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं, खुद पर ध्यान देने वाले, दुनिया में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है हमें कोई परवाह नहीं। तो आदिकाल में मनुष्य नाखूनों का प्रयोग अस्त्र के रूप में करता था। जब इससे विकसित अस्त्र मानव के पास हो गए तब उसने नाखूनों का उपयोग सजाने संवारने में किया। मतलब अब वो उसने विकास किया, औजारों का, अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया, तो फिर नाखूनों को उसने कैसे इस्तेमाल किया? सजाकर काटना। अब कैसे कैसे काटे उसने? कभी त्रिकोण, कभी चंद्राकार, कभी तंदुल आदि में दिया जाने लगा। कोई इसे रगड़ कर लाल और चिकना बनाने लगा। धीरे धीरे सहज प्रवृत्ति में के रूप में विकसित होते गए और मनुष्य इससे सुकुमार विनोद अर्थात मनोरंजन करता चला आया। मतलब पहले जो सेल्फ डिफेंस के लिए या आत्मरक्षा के लिए या पशुओं को या जानवरों को मारकर खुद का पेट भरने के लिए नाखूनों का प्रयोग करता था, लेकिन अब उसने अपने मनोरंजन के लिए, अब आपने देखा होगा ना, हाँ, नेल पेंट्स की यदि हम बात करें तो वो भी आता है इसी के अंतर्गत। तो मनुष्य ने धीरे धीरे सब कुछ बढ़ा है, लेकिन नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। मतलब मनुष्य के अंदर पशुता है, मनुष्य के अंदर की जो पाश्विक प्रवृत्ति है वो समाप्त नहीं हुई है।
अगला है सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर अभी फिर से हम बात करते हैं कि सफलता मतलब किसी भी बाहरी उपकरणों से, हथियारों से, अस्त्र शस्त्रों से पाई जा सकती है कि हमने सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन चरित्र की यदि हम बात करें तो चरित्र बाहरी उपकरणों से नहीं, मन में क्या है, प्रेम होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक है, परोपकार की भावना होनी चाहिए। मतलब चरित्रवान और चरित्रहीन, ये शब्द समझ में आया ना, कि कोई ऐसा नहीं है कि हर सफल व्यक्ति चरित्रवान होगा, ठीक है। तो मनुष्य जब किसी भी तरीके से अपना काम पूरा कर लेता है तो वह सफलता की श्रेणी में आता है। इसमें अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, कि कोई काम किया ऐसा नहीं है कि वो वहां पर पहुंच गया, सफलता प्राप्त कर ली, मतलब अरे भैया वो तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, चरित्रवान है, नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचता है कि आज मुझे किसी को लूटना है और वह बंदूक के बल पर ऐसा कर लेता है, तो यह उसकी सफलता तो है कि उसने जो सोचा मिल गया, परंतु चरितार्थता नहीं, क्योंकि चरितार्थता तो तब होगी जब वह मानवीय सद्गुणों से भरे हो या उसके कर्म में प्रेम और त्याग आदि का भाव हो। सफलता मतलब जो सोचा वो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो प्राप्त कैसे किया, आपके मन में कौन सी भावना है, वो कहलाती है चरितार्थता, मतलब प्रेम, सद्भाव, भाईचारे की भावना, ठीक है। अब है नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि लेखक कौन है। हाँ, अब यह आए एक रिवीजन प्रश्न, बिल्कुल मत देखना, वहां पर ईमानदारी से उत्तर दीजिए कि लेखक कौन है और इनका जन्म कब और कहां हुआ। मैं भी नहीं देख रही हूं। बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और लेखक का नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ और कहां हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के समक्ष ये प्रश्न कैसे आया। उनकी छोटी बच्ची ने ये प्रश्न किया, कभी ऐसे ही बात करते करते पूछ लिया, बाबूजी बाबूजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक जो कि लेखक थे, उन्होंने भी सोचने पर मजबूर किया कि क्या तो प्रश्न किया है इस छोटी सी बच्ची ने। तो जब उन्होंने ये सोचा और पाठ की रचना कर दी, तो ये तो हो गया प्रश्न। दूसरा है कि लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। कब हुआ जन्म, 1907 में, वेरी नाइस। कहां हुआ, उत्तर प्रदेश, छपरा, बलिया, यस। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद जी का जन्म सन 1907 में आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्यात्मक जब प्रश्न आएंगे तो संदर्भ में बेटा क्या लिखते हैं वो सुन लो आप सिर्फ। संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, संदर्भ में हम ये लिखते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई हैं। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। संदर्भ हो गया, जिस भी चैप्टर से संबंधित प्रश्न आएगा उसमें संदर्भ हम उसी पाठ का नाम और लेखक का नाम या कवि का नाम लिख देते हैं। फिर आते हैं हम प्रसंग पर। तो प्रसंग मतलब किस समय का वर्णन है, तो यहां पर बढ़ते हुए नाखून या पार्श्व प्रवृत्ति की बात की गई है, या मनुष्य में धीरे धीरे किस तरह का विकास हुआ उसकी बात की गई, तो प्रसंग हो जाएगा। और जब व्याख्या करते हैं तो उसका बहुत अच्छे से डिटेल्ड, मतलब विस्तृत रूप से उसका हम विस्तार करके उसका उत्तर लिख देते हैं। आपको पूरे पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, तो चिंता मत करो बिल्कुल भी। समझ में आया। यहां है हम आपके लिए, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो बने रहो हमारे साथ, परीक्षाओं की तैयारी करो बहुत अच्छे से। ऑल द बेस्ट, बाय।